मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस पढ़ ली थी फर्टिलाइजेशन की कंप्लीट। इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन सी स्टेजेस होंगी जिनके थ्रू एक पूरा हेल्दी ह्यूमन डेवलप हो जाएगा, पूरा एक बच्चा डेवलप हो जाएगा 9th मंथ प्रेगनेंसी में। तो उस बच्चे के फॉर्मेशन मतलब पहले इनिशियल स्टेजेस को हम पढ़ने वाले हैं, वो होगा एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो, जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन जैसे ही हो गया, तो उसके बाद में पहले जो 8, 9, 10 वीक तक होते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर लिखा है 8 वीक, लेकिन 9, 10 भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। तो मैं तो 8 वीक लेके चल रही हूँ, लेकिन आपको कहीं कहीं 9 या 10 वीक भी मिल जाएगा। तो इनिशियली जो 8 वीक की स्टेज होती है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट में डेवलपमेंट होने के बाद, जाइगोट में डिवीजन होने के बाद जो पहली 8 वीक तक जो स्ट्रक्चर बनती है फीमेल के यूट्रस में, जो स्ट्रक्चर होगी, जो लिविंग स्ट्रक्चर होगी या फिर जो लिविंग यूट्रस में होगा, उसको हम कहेंगे एम्ब्रियो पहले 8 वीक तक। उसके बाद में हम उसको फीटस बोलना शुरू कर देते। ठीक है, अगर आप फीटस देखो तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हम क्या कहेंगे, उसको एम्ब्रियो कहेंगे। पहले 8 वीक तक की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, या स्टडी ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो भी आप प्रोसेस बोलना चाहो। तो ये पहले 8 वीक तक की प्रोसेस है कि पहले 8 वीक में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। आफ्टर 8 वीक आप उसको एम्ब्रियो नहीं कहोगे, फिर हम उसको कहना शुरू कर देते हैं फीटस। ठीक है, तो एम्ब्रियो ही एक्चुअली फीटस में कन्वर्ट होगा। इनिशियल स्टेजेस को एम्ब्रियो कहेंगे, फिर आगे की जो भी प्रेगनेंसी या 9th मंथ के लेटर जो भी स्टेजेस आएंगी आफ्टर 8 वीक, उसको हम फीटस कहेंगे। ये 8 वीक कहीं पर आपको ये 10 भी मिल सकता है, कहीं पर आपको ये 9 भी मिल सकता है। तो माना गया है 8 to 10 वीक तक उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। अब देखो, फादर ऑफ एनिमल एम्ब्रियोलॉजी कार्ल वॉन बेयर। ये कार्ल वॉन बेयर है, ये एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं। दूसरा, ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, इसमें टोटल कौन सी स्टेजेज आती है वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले जाइगोट बन गया, जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाता है ना। और जाइगोट क्या है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। फीटस एम्ब्रियो में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर एम्ब्रियो की बात है तो इनिशियल स्टेजेस, इनिशियल 8 to 10 वीक, और अगर हम फिटस की बात करेंगे तो आफ्टर 10 वीक या आफ्टर, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, आफ्टर 8 वीक जो भी स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम फिर फिटस कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस में पहली स्टेज है जाइगोट। जाइगोट मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहेंगे जाइगोट। और एक नई ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करने वाली जो पहली सेल होती है वो होती है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने वाली, किसी भी नई लाइफ को प्रोड्यूस करने वाली फर्स्ट सेल होगी जाइगोट। जाइगोट में क्या होंगे, क्लीवेज होंगे, डिविजन्स होंगे इसके अंदर, माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि पता है जाइगोट भी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और अगर हम बात करें एक पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी की, तो उसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी डिवीजन होंगे वो माइटोटिक डिवीजन होंगे, लेकिन हम उनको यहाँ पर कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, उसके बाद में जाइगोट के बाद में आती है स्टेज मोरुला। मोरुला के बाद में आएगा ब्लास्टूला। एक्चुअली ब्लास्टूला क्या है, बहुत सारे एनिमल है जिसमें से स्टेज को ब्लास्टूला कहते हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो स्टेज आती है गैस्ट्रुलेशन, इसको गैस्ट्रूला भी कहते हैं। और इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। हमारे अंदर जो जर्म लेयर्स होगी ना, तीनों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ही पूरी ह्यूमन बॉडी को फॉर्म कर रही है। तो ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करने के लिए तीनों लेयर्स का होना जरूरी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। वो तीनों इस स्टेज पे जाके बनेगी, गैस्ट्रुला या गैस्ट्रुलेशन में बनेगी। उसके बाद में आती है न्यूरुला, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम का फॉर्मेशन।
ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन। जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आ गई यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। चलती कैसे हैं? सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट में होंगे क्लीवेज। तो हम एक्चुअली फर्स्ट स्टेप इसको मानते हैं, क्योंकि जाइगोट तो ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन से बन चुका है, उसमें जब तक डिवीजन नहीं होगी तब तक ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू ही नहीं होगा। तो हम फर्स्ट ये मानते हैं कि क्लीवेज है, ये फर्स्ट डिवीजन है। उसके बाद में वही मोरुला स्टेज, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, देन न्यूरुला और ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये टोटल देखो कितने स्टेप हो गए, 2, 3, 4, 5, 6। ये टोटल 6 स्टेजेस होंगी, 6 स्टेप्स होंगी जो इस प्रोसेस में चलती हैं और जिससे एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ स्टेजेस दे रखी हैं, एम्ब्रियो और फिटस में डिफरेंस दे रखा है, तो आप ये नोट कर लो। ओके, नाउ हम जो हमने स्टेजेस देखी हैं उनको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज में क्या होगा? रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट और एम्ब्रियोनल बॉडी। यानी कि हमने पहले भी कहा था कि जो स्ट्रक्चर बनी है फर्टिलाइजेशन से, जाइगोट, उस जाइगोट के अंदर कंटिन्यू डिवीजन चलते रहेंगे, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होते रहेंगे, फटाफट माइटोटिक डिवीजन चलते रहेंगे। डिवीजन को क्लीवेज कहा गया है। तो या तो जाइगोट में या तो एम्ब्रियोनल बॉडी के अंदर डिवीजन की प्रोसेस चलती रहेगी, जिसको हम कहेंगे क्लीवेज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस में ओनली एस फेज हैपेंस, G2 एंड G1 एंड G2 फेज एब्सेंट। हमें पता है जब कोई भी सेल साइकिल की प्रोसेस में इंटर करती है तो पहले उसमें G1 फेज होगी, फिर S फेज होगी, फिर G2 फेज होगी, देन M फेज होगी। और M फेज में भी माइटोसिस म्यूसिस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जाइगोट में डिवीजन की, तो ऑब्वियसली बात है हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं। क्लियर? स्ट्रक्चर थी जाइगोट, सिंगल सेल, एक ही सेल थी उसमें, सॉरी नॉर्मल मैक्सी सेल की बात कर रही हूँ। कोई भी सेल होगी जब डिवीजन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी तो G1, S, G2 एंड M फेज चलेंगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे जाइगोट की, तो जाइगोट के अंदर ना तो G1 फेज होगी ना तो G2 फेज होगी, यानी कि सिर्फ S फेज और M फेज ही चलेगी। जैसे डिवीजन में ये जाइगोट है, डिवीजन की प्रोसेस में इंटर कर रहा है, कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो यहाँ पर S फेज होगी और M फेज होगी, सिर्फ 2 ही फेजेस होंगी, M फेज, बाकी दोनों फेजेस एब्सेंट रहेंगी, G1, G2। इसका मतलब अगर G1, G2 फेज एब्सेंट रही तो डुप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का होगा, बाकी किसी भी चीज का डुप्लीकेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होगा, क्रोमोसोम्स हैं वो रेप्लिकेट कर जाएंगे। इसका मतलब जो सेल की ओवरऑल साइज है वो नहीं बढ़ेगी। हो रहा है ना ऐसा कि G1 फेज के अंदर और G2 फेज के अंदर जो साइज है वो डबल हो जाती है, यहाँ पर साइज डबल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, बाकी कोई सेल की साइज इंक्रीज नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट नहीं करेंगे, मैं ये कह रही हूँ कि साइज इंक्रीज नहीं होगी यहाँ पे। तो साइज ऑफ सेल नॉट इंक्रीज, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। सेल की साइज तो कंटिन्यूली क्या होती जाएगी? डिक्रीज कर दी जाएगी। कैसे? ये जाइगोट है, जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ तो देखो पहले ये एक सेल थी, अब इतने ही एरिया के अंदर, इतने ही वॉल्यूम के अंदर 2 सेल आ गई, तो सेल साइज कंटिन्यूली डिक्रीज कर दी जाएगी, लेकिन जो ओवरऑल एम्ब्रियो है उसकी साइज कांस्टेंट करेगी। ओवरऑल एम्ब्रियो हमारे पास क्या था? ये था, ये बाउंड्रीज है वो वहीं पर ही है, चाहे अंदर कितनी भी सेल डिवाइड कर जाओ, सेल की साइज कंटिन्यूली डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो एम्ब्रियो की साइज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय क्लीवेज नोन एज ब्लास्टोमियर। ठीक है, जाइगोट के अंदर जब पहला क्लीवेज होगा तो उससे क्या बनेंगे? 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। उन डॉटर सेल को नाम दिया गया है ब्लास्टोमियर।
ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डॉटर सेल करके नहीं आता है, ये ब्लास्टोमियर करके क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें पहले चीज तो ये पता होना चाहिए कि ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं। जाइगोट के अंदर जब डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन, तो उससे बनने वाले जो डॉटर सेल्स हैं, उन डॉटर सेल्स को हम कहेंगे ब्लास्टोमियर। ठीक है। विथ ईच क्लीवेज साइज ऑफ ब्लास्टोमियर डिक्रीज। ऑब्वियसली बात है, ये डॉटर सेल है, डॉटर सेल की साइज तो डिक्रीज ही करिए ना। पहले एक सेल थी, अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जितनी सेल आ गई है, उतने ही एरिया के अंदर पहले एक सेल थी और उतने ही एरिया में अब 20 सेल आ गई, तो सेल साइज कंटिन्यू डिक्रीज करते जाएगा। बट टोटल जो एम्ब्रियो की साइज है उसमें ओवरऑल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स सेम और कांस्टेंट। एम्ब्रियो की जो शेप साइज होगी वो कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ ये जो ब्लास्टोमियर्स है, ब्लास्टोमियर्स क्या होंगे, डिवीजन के बाद में बनने वाली डॉटर सेल्स को यहाँ पर हम ब्लास्टोमियर कहेंगे। तो साइज ब्लास्टोमियर की छोटी होती जाएगी, लेकिन ओवरऑल एम्ब्रियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखो, ये जो हमने लाइन देखी है यहाँ पे, इसको हम एक डायग्राम बना के शो करते हैं। सबसे पहले था जाइगोट, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट ही बना, 2 स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इस जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होगा। कब? आफ्टर 30 आवर्स, 30 घंटे के बाद ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद पहला क्लीवेज होगा, तो 2 सेल स्टेज कंडीशन आएगी। एक ये और एक ये, 2 सेल स्टेज। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के बाहर जोना पेलुसिडा है। ये जोना पेलुसिडा क्यों है, ये क्या काम करती है, ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे। बस अभी ध्यान रख लो कि ये जोना पेलुसिडा है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती है। तो मैं इसीलिए टर्म नहीं बोल रही थी क्योंकि फिर मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि ये जोना पेलुसिडा इसके बाहर है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती है। वो प्रेगनेंसी क्या होगी वो तो जब हम वहां पर पहुंचेंगे तभी पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाहर भी जोना पेलुसिडा, मैं जेडपी लिख रही हूँ जोना पेलुसिडा को। ये 2 सेल स्टेज आ गई। अब देखो, और चाहो तो आप जोना पेलुसिडा को थोड़ा सा इस तरह से भी बना सकते हो ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है। ये जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा। ओके। अब इसके अंदर सेकंड क्लीवेज होगा। सेकंड क्लीवेज होगा आफ्टर 40 आवर्स फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन के 40 घंटे बाद सेकंड क्लीवेज होगा। तो जब सेकंड क्लीवेज होगा तो यहाँ पर 4 सेल स्टेज आ जाएगी। ये तो था ही इस तरह से, इसमें 4 ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे। ये आपकी है जोना पेलुसिडा। फिर इसमें थर्ड क्लीवेज होगा आफ्टर 72 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। 72 घंटे के बाद में इसमें एक और डिवीजन होगा जिससे एक 8 सेल स्टेज कंडीशन आएगी। एक मिनट, वन टू थ्री फोर 5 6 सामने से हमें 7 दिखाई देंगी, एक पीछे की ओर होती है। सामने से देखने पर हमें 7 ही दिखाई देगी। इसमें ये 8 सेल स्टेज है। ठीक है। इसमें टोटल 8 सेल होंगी, एक हमें शो नहीं हो रही है। तो ये देखो,
पहला क्लीवेज जायगोट में 30 घंटे बाद हुआ, 30 घंटे यानी कि दूसरे दिन होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके सेकंड डे फर्स्ट क्लीवेज होगा, सेकंड डे ही थर्ड क्लीवेज होगा, लेकिन थर्ड डे थर्ड क्लीवेज होगा। फर्स्ट क्लीवेज सेकंड डे, सेकंड क्लीवेज सेकंड डे और थर्ड क्लीवेज थर्ड क्लीवेज के बाद में 8 सेल स्टेज आ जाएगी। जितनी भी ये मेडिसिन होती हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने वाली, वो आती है ना 72 आवर्स पिल्स, कुछ ऐसी होती हैं। वो इसीलिए होती हैं ताकि जब तक ये वाली स्टेज आ जाए तब तक अगर फर्टिलाइजेशन गलती से हो गया है, अगर कोई भी इंटरकोर्स गलती से हो गया है और उसका रिजल्ट ये है कि फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, तो इस स्टेज तक 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर हम वो दवाई ले लेते हैं कोई भी फीमेल, तो उसका जो ये 4 सेल स्टेज जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है, तो 2 सेल स्टेज पे खत्म हो सकता है, तो 4 सेल स्टेज पे खत्म हो सकता है। इसके बाद में मुश्किल हो जाती है। इसके बाद में क्योंकि ये रैपिड मल्टीप्लीकेशन करना शुरू कर देता है, नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत है। इस 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आपने ले लिया तो आप ये वाली स्टेज बनने से रोक सकते हो। 4th सेल स्टेज तो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 72 आवर्स के बाद बनती है, तो इस स्टेज से पहले बनने से पहले अगर वो पिल ले ली जाए, तो फिर ये वाली जो सेल्स हैं वो इनको डिग्रेड कर देती है, वो इनको खत्म कर देती है। तो ये हमने पढ़ा है फर्स्ट क्लीवेज। क्लीवेज में जो डिवीजन होंगे वो माइटोटिक डिवीजन होंगे, एस फेज होगी और दूसरी इसके अंदर एम फेज होगी, बाकी दोनों फेजेज एब्सेंट होंगी। सेल की साइज है वो कंटिन्यू डिक्रीज करती रहेगी। एक डॉटर सेल एक मदर सेल जब डॉटर सेल में कन्वर्ट होगी, तो जो बनने वाली डॉटर सेल उनको ब्लास्टोमियर कहेंगे। ब्लास्टोमियर की साइज कंटिन्यू डिक्रीज करती रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो एम्ब्रियो है उसकी साइज कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद में इसमें इस तरीके से 3 क्लीवेज होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 30 आवर्स, 40 आवर्स एंड 72 आवर्स। इसको नोट कर लीजिए। 4th सेल स्टेज है ये। ओके, अब नेक्स्ट है जो हमने तीनों देखे हैं, फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज 30 आवर्स के बाद होगा सेकंड डे, सेकंड क्लीवेज 40 आवर्स के बाद होगा सेकंड डे, थर्ड क्लीवेज 72 आवर्स के बाद होगा थर्ड डे। ये हमने देख लिया है, लेकिन इनमें जो टाइप ऑफ क्लीवेज है वो कौन सा होगा? जो ये फर्स्ट क्लीवेज और सेकंड क्लीवेज होंगे ये मेरिडोनियल क्लीवेज होंगे, जो थर्ड क्लीवेज होगा वो इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा। मेरिडोनियल क्लीवेज क्या होगा? कोई भी मेरे पास है नहीं कुछ गोल स्ट्रक्चर, तो अभी जैसे मान लो ये इंक की बोतल, ठीक है, पहला क्लीवेज इधर से इस साइड से ऊपर से नीचे इस तरीके से हुआ, इस तरह से ये बीचों बीच कट गई मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक इधर वाला पार्ट एक इधर वाला पार्ट। ये सेल नहीं है इसलिए ये तो दोनों अलग अलग ही हो जाएंगी। तो ऊपर से नीचे इस तरह से, ऊपर से नीचे दोनों साइड से, मैं सिर्फ आगे की बात नहीं कर रही हूँ, बीचों बीच ऊपर से नीचे पहला क्लीवेज, इसको बोलेंगे मेरिडोनियल क्लीवेज, ठीक है। और इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा इस तरह से, अगर आप इसको बीचों बीच इस तरह से काटो तो इसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल क्लीवेज। वही हॉरिजॉन्टल क्लीवेज, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। तो मेरिडोनियल ऊपर से नीचे होगा और ये जो इक्वेटोरियल होगा ये इस तरह से होगा। लेकिन अभी भी इनमें थोड़े से चीजें और बतानी है मेरे को, लेकिन अभी जब नाम लिखा है तो इतना ही समझ लो, क्योंकि हम क्लीवेज आगे डिस्कस करेंगे, उनमें हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मेरिडोनियल होगा, किस तरह से क्लीवेज होगा। ऊपर से नीचे मेरिडोनियल, और अगर बीचों बीच आप इस तरह से काट लो, उसको हॉरिजॉन्टल काट दो तो इक्वेटोरियल, ठीक है। अब देखो ये जो क्लीवेज होता है इसमें जो एम्ब्रियो है उसका मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ होती है। मल्टीप्लिकेटिव मतलब नंबर ऑफ सेल कंटिन्यू इंक्रीज होती रहेंगी, साइज छोटी होगी लेकिन नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, इंक्रीज होती रहेंगी। मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा, हमें नंबर ऑफ सेल से मतलब है। साइज तो जैसे जैसे क्योंकि इनमें G1 G2 है नहीं, तो साइज उनकी कंटिन्यू छोटी होती रहेगी। अब देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हमने बोला कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ होती है इसमें एस फेज तो हो रही है ना, ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो कहीं किसी भी सेल में 2n, जितनी भी सेल बनेगी उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, उससे कम तो कुछ होना ही नहीं, क्योंकि एस फेज तो कंटिन्यू चल रही है,
दिक्कत आएगी वो साइटोप्लाज्म में आएगी, क्योंकि जीवन G2 फेज नहीं चल रही है। तो जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूली डिक्रीज होता रहेगा। यही है, जो आपका वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यू डिक्रीज होता रहेगा। तो जो ये न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है ये इंक्रीज हो जाएगा। भाई मान लो इनिशियली वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी 5 ले लो, साइटोप्लाज्म भी 5 ले लो, तो 1 आएगा ना। धीरे धीरे ये जो वैल्यू कम होती जाएगी, तो तुम देख लो ये कंटिन्यू 1.2, 1.6, तो नंबर ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल वैसी है। नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल उतने ही है, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। 40 क्रोमोसोम कम नहीं हो सकते हैं, बाकी चीजें तो मैनेज कर ली जाती है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप रेप्लिकेशन, अगर एक बार नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए तो दोबारा रेप्लिकेशन उन्हीं क्रोमोसोम्स का होगा। किसका? वो जो कमी आई है, तो वो कंटिन्यू फिर क्या होती जाएगी, एक कोई भयंकर डिजीज बना देगी। ऐसे एम्ब्रियो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर हम कहें कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म डिक्रीज करता रहेगा। तो ये है नेक्स्ट, इसको नोट कर लो। ओके, तो अभी हमने जो देखा वो हम एक बार फिर से पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने एक साथ लिख दिया है। ह्यूमन के अंदर रैपिड माइटोटिक डिविजन होंगे जिनको क्लीवेज बोला है। जो रिजल्टेंट सेल्स बनेगी उनको ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। ब्लास्टोमियर्स की साइज है वो कंटिन्यूली डिक्रीज करती जाएगी, नंबर है वो कंटिन्यूली इंक्रीज करते जाएंगे। जो उनका एम्ब्रियो का टोटल वॉल्यूम या साइज है वो कांस्टेंट रहेगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट और ऐड किए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने पहले पढ़ी है उनका एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट मैंने यहाँ पे बना दिए हैं एक एक लाइन में, ताकि तुम्हें थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं इजीनेस रहे। ओके, अब देखो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है होलोब्लास्टिक रेशियोनल क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम टाइप्स आगे पढ़ेंगे, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना मेरा धर्म बनता है। होलोब्लास्टिक रेशियोनल क्लीवेज का मतलब है जाइगोट पूरा का पूरा क्लीवेज में पार्टिसिपेट करेगा। होल जाइगोट पार्टिसिपेट इन क्लीवेज। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन एग होगा वो एलेसिकल एग होगा, उसमें यॉक बिल्कुल भी नहीं होता है या तो बहुत कम होता है। जब यॉक है ही नहीं, यॉक वाले पार्ट में या फिर हम ये कहें कि जिस पार्ट में यॉक प्रेजेंट होगा उस पार्ट की सेल्स हैं उनमें डिवीजन की रेट कम होती है। ठीक है, वहां पर डिवीजन स्लो होता है जहां पर यॉक होगा, और जहां पर साइटोप्लाज्म होगा उस एरिया में जो डिवीजन की रेट है वो फास्ट होती है। तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के अंदर तो यॉक है ही नहीं, योग नहीं है, इसका मतलब पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है तो यहाँ पर पूरा का पूरा जाइगोट है वो आगे क्लीवेज की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। बिकॉज यॉक एब्सेंट, क्योंकि यॉक एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया होलोब्लास्टिक रेशियोनल क्लीवेज। ह्यूमन के अंदर होगा एलेसिकल एग, ह्यूमन का एग ही होगा, क्योंकि यॉक नहीं है इसलिए पूरा का पूरा जाइगोट डिवीजन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। मैंने दूसरा लिखा है इनडिटरमिनेंट टाइप ऑफ क्लीवेज। एक्चुअली क्लीवेज भी यहाँ पर डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट दो टाइप के आएंगे, यहाँ पर होलोब्लास्टिक मीरोब्लास्टिक। हम जो टाइप छोड़ रहे हैं वो हम डिस्कस कर ही लेंगे आगे। इनडिटरमिनेंट टाइप का मतलब है डिवीजन की प्रोसेस के द्वारा जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं उन ब्लास्टोमियर्स का फेट डिसाइड होना। फेट मतलब उनका भाग्य निर्धारित होना। जैसे हमने बोला ना 11th क्लास में पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, कंटिन्यू उनमें ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, हमेशा डिवीजन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन जैसे जैसे सेल्स बनती जाएंगी वैसे वैसे ही धीरे धीरे उनका मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन होता जाएगा।
डिफरेंशिएशन का मतलब है उनका फेट निर्धारित होता जाएगा, उनका भाग्य निर्धारित होता जाएगा कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। जैसे हमारी बॉडी की सेल्स है, मसल सेल्स, उनको पता है कि आपको जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज करता है उसमें मेन जो रोल होगा वो मसल्स का ही होगा। आपको ऑल टाइम एनर्जेटिक रहना है, ऑल टाइम एनर्जी प्रोवाइड करवानी है। आरबीसी हमें पता ही है कि उसको ऑक्सीजन को सप्लाई करना है, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना है। नर्व सेल्स है तो उनको पूरे की पूरी बॉडी में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है। मतलब हर एक सेल का फेट डिसाइडेड है ना। तो यहाँ पर हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पूरे के पूरे एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की बात चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक जाइगोट है, जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होंगे, बहुत सारी सेल्स बनेगी। तो उन सेल्स का तो फेट कुछ ना कुछ होगा कि आपको, जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे ब्लास्टोसिस में इनर सेल मास है, वो इनर सेल मास पूरे के पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो इनर सेल मास में कंटिन्यू डिवाइड होते, डिवीजन होते रहेंगे, तब जाके वो तीनों जर्म लेयर बनेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म का फेट है ना, एक्टोडर्म को बोल दिया ना कि आप पूरे एक्सटर्नल पार्ट्स बनाओ, ठीक है। वैसे ही मेसोडर्म, वैसे ही एंडोडर्म, उनको बता दिया कि आप इंटरनल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करो। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये तीनों ही हैं जो हमारे स्किन से लेके हमारे डीप, आप बाहर से लेके अंदर तक जाना शुरू कर दो, सारे के सारे ऑर्गन्स को फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये होता है हर एक सेल का फेट कि आपको स्किन बनानी है, आपको आई बनानी है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना, आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाना, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना। तो ये हर एक सेल का फेट हो गया। तो इनडिटरमिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज में है, हर एक ब्लास्टोमियर का फेट तो डिसाइड होगा, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद होगा, ठीक है। वो लेट, अर्ली स्टेजेस में नहीं हो जाएगा, लेट स्टेज में होगा। तो यहां पर लिख लो, फेट ऑफ ब्लास्टोमियर डिसाइड लेट होगा इनका फेट डिसाइड, ठीक है। अर्ली डिसीजन नहीं ले लिया जाएगा कि आपको ये सेल बनानी है, आपको वो सेल बनानी है, आपको ये ऑर्गन बनाना है, वो ऑर्गन बनाना है, नहीं। पहले कुछ स्टेजेस आएंगे, जैसे हमने बोला कि फर्स्ट क्लीवेज हो गया, 2 सेल स्टेज आ गई, उन 2 सेल का कोई फेट नहीं है। उनको फिर क्लीवेज करना है, 4 सेल स्टेज आ गई, उनका कोई फेट नहीं है। 4 से 8 आ गई, 8 से 16 आ गई, तब तक कोई फेट नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो जाके तो निर्धारण होगा ही ना, डिटर्मिनेशन होगा ही कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, ठीक है। तो अर्ली स्टेजेस में मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे उनका बनते ही फेट डिसाइड नहीं हो जाएगा, उनको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी डिवीजन की प्रोसेसेस चलती रहेंगी, उसके बाद उनका फेट डिसाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनडिटरमिनेट मतलब अर्ली स्टेजेस में फेट का डिसाइड ना होना, और होलोप्लास्टिक मतलब पूरे के पूरे जाइगोट का क्लीवेज की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि योग एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं हम क्लीवेज के टाइप्स या फिर क्लीवेज के पैटर्न्स। टाइप्स ऑफ क्लीवेज या फिर पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। डिवीजन के प्लेन के बेस पे कि कौन सी साइड से किस तरीके से डिवीजन हो रहा है, उसके बेस पे हम फर्स्ट टाइप यहाँ पर देंगे। फर्स्ट क्लीवेज है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, और इसके 4 टाइप हैं। पहला टाइप है मेरिटोनियल क्लीवेज, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। मेरिटोनियल क्लीवेज मतलब आप ऊपर से नीचे किसी भी सेल को काटोगे तो मेरिटोनियल क्लीवेज। अच्छा, एक चीज और जो मैं पहले बताना थोड़ा सा भूल गई थी, जब हमने बोला था कि फर्स्ट क्लीवेज होगा मेरिटोनियल, सेकंड क्लीवेज होगा मेरिटोनियल, थर्ड क्लीवेज इक्वेटोरियल। तो फर्स्ट मेरिटोनियल किस तरह से हुआ, बीचों बीच इस तरह से, अगर हम देखें तो इस तरह से कटना, यानी कि इस तरीके से कटना ऊपर से नीचे, फर्स्ट क्लीवेज। तो सेकंड क्लीवेज में किस तरह से कटेगा, इस तरीके से कटेगा। पहले में इस तरीके से सेल कटी थी ना, ये था, इसको ऊपर से नीचे, मतलब ये जो कटेगा वो इस साइड से कटेगा। तो अगर हम सेकंड की बात करें तो वो ऊपर से नीचे ही कटेगा, लेकिन अब ये क्लीवेज इस तरह से हो जाएगा। तो टोटल 4 सेल बन जाएंगी। अगर हम ऊपर से देखें तो एक क्लीवेज इस तरह से, ये इस साइड कट रहा है, और दूसरा इस साइड नीचे की साइड कट जाएगा। तो 1 2 3 4 4 सेल हो गई ना ये वाली। तो ये दोनों हो गए मेरिटोनियल क्लीवेज, और थर्ड हो जाएगा इक्वेटोरियल क्लीवेज। तो बीचों बीच काटेगा तो 4 ऊपर बन जाएंगे, 4 नीचे बन जाएंगे, टोटल 8 सेल हो गई थी। अब देखो, फर्स्ट है मेरिटोनियल क्लीवेज। मेरिटोनियल क्लीवेज मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है। कैसे, ये कोई जाइगोट है, ये इसका सेंटर पार्ट है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस थ्रू सेंटर, सेंटर से कटेगा, बीचों बीच कटेगा, इसको बोलेंगे हम मेरिटोनियल क्लीवेज, जो कि ये किसमें होता है, ह्यूमन के अंदर होगा। हम यहाँ पर ह्यूमन के बारे में ही लिख रहे हैं सारे, ये ह्यूमन में होगा। आपको दिखाई तो दे रहा है नीचे,
ठीक है। नेक्स्ट इसी का ही एक और वर्जन है वर्टिकल क्लीवेज। वर्टिकल क्लीवेज मतलब ये भी लॉन्गिट्यूडिनल, ऊपर से नीचे ही, लेकिन सेंटर में से नहीं होगा। ये कोई जाइगोट है, ये उसका सेंटर है। ये क्लीवेज या तो यहां से हो सकता है या तो यहां से हो सकता है, या तो यहां से होगा या तो यहां से होगा, सेंटर से नहीं होने वाला। ठीक है, ऊपर से नीचे ही होगा। सेल है वो लॉन्गिट्यूडनल ही कटेगी, ऊपर से नीचे ही कटेगी, लेकिन सेंटर में से नहीं जाएगा। थर्ड है इक्वेटोरियल, जो भी हमने पढ़ा था ह्यूमन के अंदर। लेकिन इक्वेटोरियल कैसा था, जाइगोट, ये सेंटर है तो ये इस तरीके से कटेगा, बीचों बीच ही कटेगा इस तरीके से। थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे बना रही होंगी मे बी, पर ये बीचों बीच कटेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी ह्यूमन ही। मैं तो यहाँ पे टोटल क्लीवेज के टाइप्स बता देती हूँ कितने टाइप के हैं। हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम ह्यूमन पे थोड़ा गौर कर लेंगे। और ये जो लैटिट्यूडिनल क्लीवेज है, ये लैटिट्यूडिनल क्लीवेज भी हॉरिजॉन्टली होगा, लेकिन ये सेंटर से नहीं कटेगा, या तो ऊपर से या तो नीचे से। ठीक है, एग्जैक्टली 2 इक्वल हाल्स इन दोनों में नहीं बनने वाले, इन दोनों में बन जाएंगे। तो हमने ह्यूमन में मेरिडोनियल क्लीवेज देखा है, ऊपर से नीचे। कहां से, सेंटर पे से, बिल्कुल सेंटर के बीचों बीच जाएगा। और इक्वेटोरियल क्लीवेज है, ये भी सेंटर के बीचों बीच जाएगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है। ये लॉन्गिट्यूडिनल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये जो है वर्टिकल, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल है लेकिन सेंटर से नहीं होगा। और जो लैटिट्यूडिनल है ये भी हॉरिजॉन्टल है लेकिन सेंटर में से नहीं होगा। तो ये है फर्स्ट क्लीवेज का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। की डिवीजन का प्लेन क्या है उसके बेस पे है, इसको नोट करो। ओके, जो नेक्स्ट टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, तो हमने पढ़ा हुआ है कि योग के अमाउंट के बेस पे, हमने पढ़ा था ना पीछे 4 टाइप के एग होते हैं, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड मेगालेसिथल या माइक्रोलेसिथल। तो वहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट इसमें क्लीवेज का टाइप देख रहे हैं कि अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे किस तरह से होगा। तो हमने यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड किया है, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। देखो, होलोब्लास्टिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम पहले लेकर आ चुके हैं। होलोब्लास्टिक का मतलब है कि कंप्लीट क्लीवेज। ठीक है, जितने भी दूर में साइटोप्लाज्म होगा कंप्लीट क्लीवेज होने वाला है। और इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा मीरोप्लास्टिक। पूरी की पूरी सेल डिवाइड करेगी, इसमें योग पार्ट बिल्कुल डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस हम और देखेंगे इसमें। पहले तो होलोप्लास्टिक एग्जांपल देख लो, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल। और जो मीरोप्लास्टिक है उनका एग्जांपल है मेगालेसिथल। समझ में आ गया? अब देखो, ये जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है ये 2 टाइप का होता है। कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज और इनकम्प्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, ये 2 टाइप का होगा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में तो पता ही है, होल ब्लास्टोमियर या फिर होल जाइगोट। पार्टिसिपेट इन क्लीवेज। लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो जाइगोट है वो क्लीवेज की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके नीचे शायद आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो मैं एक बार मेगालेसिथल की बात कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने 2 टाइप के, अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने ना 3 टाइप के एग पढ़े थे उसमें, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, इक्वल और अनइक्वल। ठीक है, योग का और साइटोप्लाज्म का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे तो हमने देखा था कि जो एलेसिथल एग है या फिर माइक्रोलेसिथल एग है उनमें तो योग लगभग पूरे के पूरे एग में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन जो मीजोलेसिथल एग और जो मेगालेसिथल एग है उनमें योग का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक पॉइंट पर होगा। जैसे हमने टीलोलेसिथल पढ़ा था, हमने डिस्कोइडल पढ़ा था, हमने सेंट्रोलेसिथल पढ़ा था। ठीक है, लेकिन हमने जो मीजोलेसिथल है उनको तो इसमें ऐड कर दिया है, वो तो क्या है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में आएंगे। इसका मतलब जो टीलोलेसिथल है वो तो इसमें आएगा। लेकिन जो 2 बच गए, कौन से, एक तो डिस्कोइडल और दूसरा सेंट्रोलेसिथल, वो दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट हैं यहाँ पर, डिस्कोइडल एंड सेंट्रोलेसिथल एग। ओके,
अब हमें इनके डायग्राम के साथ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, योग की अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे दो टाइप होंगे यहाँ पर क्लीवेज के, एक होलोप्लास्टिक, एक न्यूरोप्लास्टिक। होलोप्लास्टिक मतलब कंप्लीट क्लीवेज, न्यूरोप्लास्टिक इनकम्प्लीट क्लीवेज, होल सेल डिवाइड, और उसमें सारी की सारी सेल मतलब योग पार्ट नॉट डिवाइड। जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है वही डिवाइड करेगा, योग जो पार्ट है वो डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ के जो एग्जाम्पल हैं वो तीनों इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल, और इसमें होगा मेगालेसिथल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो होलोप्लास्टिक क्लीवेज है ये दो टाइप का होगा, कंप्लीट होलोप्लास्टिक एंड इनकम्प्लीट होलोप्लास्टिक। कंप्लीट होलोप्लास्टिक मतलब पूरा का पूरा जो सेल है वो डिवीजन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर जाएगी। तो वो दो ही कंडीशन में हो सकती है, या तो एलेसिथल में या तो माइक्रोलेसिथल में। मीजोलेसिथल में क्या होगा, इनकम्प्लीट होलोप्लास्टिक क्लीवेज, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे जब एग का टाइप पढ़े थे तो तीनोलेसिथल एग, ऐसे एग जिनके एक पोल पर साइटोप्लाज्म होगा और दूसरे पोल पर उनके योग होगा। तो अब हम इनको ले लेते हैं डिफरेंस के फॉर्म में, इन दोनों के अंतर देख लेते हैं क्या क्या होंगे। ये था होलोप्लास्टिक। देखो, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट होलोप्लास्टिक, इनकम्प्लीट होलोप्लास्टिक। ठीक है, तो इसके भी दो पार्ट हैं, डिस्कोइडल एंड सेंट्रोलेसिथल। अब देखो, कंप्लीट के एग्जाम्पल हैं एलेसिथल, दैट इज ह्यूमन एग, एंड माइक्रोलेसिथल। कौन से होंगे, तीन एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। एम्फिऑक्सिस, मैं एक काम करती हूँ नीचे लिख देती हूँ उसके एग्जाम्पल। मार्सुपियल्स, सी अर्चिन। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल था वो एम्फीबियंस। अब देखो, यहां पर हम एग बना रहे हैं, ये योग पार्ट है, ये साइटोप्लाज्म पार्ट है। ओके, ओके, अब देखो, कंप्लीट इनकम्प्लीट होलोप्लास्टिक है, लेकिन आएगा किसमें, होलोप्लास्टिक में। तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो किस तरह से होगा, यहाँ की सेल्स, ये जो योग पार्ट की सेल्स हैं वो तो इस तरह से डिवाइड कर जाएंगे, और ये जो सेल्स हैं यहां पर नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे, ये नंबर ऑफ सेल कम होंगे। इसका मतलब जो डिवीजन की रेट है वो फास्ट होगी साइटोप्लाज्मिक रीजन में और स्लो होगी योग पोर्शन में। समझ में आ गया ये वाला। दूसरा हम देखते हैं डिस्कोइडल। तो डिस्कोइडल में हमें पता था एक डिस्क शेप में ही साइटोप्लाज्म था, बाकी तो पूरा क्या था, योग ही था। ये पूरा योग है, ये डिवीजन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, इस वाले पोर्शन में डिवीजन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल थे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और जो लास्ट है सेंट्रोलेसिथल एग, उसमें जो साइटोप्लाज्म था वो सेंटर में था, बाकी सारा तो योग पोर्शन है, वो तो डिवाइड करेगा ही नहीं। जो सेंट्रल पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, वो डिवाइड कर जाएगा, जिसका एग्जाम्पल था इंसेक्ट्स। तो आपने देख लिया कंप्लीट और इनकम्प्लीट होलोप्लास्टिक और न्यूरोप्लास्टिक में डिस्कोइडल और सेंट्रोलेसिथल।
जहां पर साइटोप्लाज्मिक पार्ट है वही पार्ट डिवाइड करेगा, बाकी पार्ट डिवाइड नहीं करेगा। इसमें ये जो योग वाला पार्ट है इसमें भी डिवीजन होगा, लेकिन बहुत स्लो रेट होगी। लिख लेना यहाँ पर, हाई रेट ऑफ डिवीजन इन साइटोप्लाज्मिक पार्ट एंड स्लो रेट ऑफ डिवीजन इन योग पोर्शन और योग पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड टाइप, इसको नोट कर लो। ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल डिक्रीज। ओके, अब वो कुछ क्लीवेजेस और हैं। यहाँ पर टोटल मैंने 4 क्लीवेज बताए हैं, रेडियल क्लीवेज, बायलैटरल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज एंड रोटेशनल क्लीवेज। ठीक है, पहला है रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज में सिंपल जो जाइगोट होगा या सेल होगी उसमें पहला मेरिडोनियल क्लीवेज होगा, देन दूसरा मेरिडोनियल क्लीवेज नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा। ठीक है, पहला मेरिडोनियल क्लीवेज, दूसरा इक्वेटोरियल क्लीवेज, तो 4 सेल स्टेज आ जाएगी। और उस 4 सेल स्टेज के बाद में मेरिडोनियल इक्वेटोरियल से 8 सेल स्टेज आएगी। ठीक है, तो ये टाइप का जो पहला मेरिडोनियल और दूसरा इक्वेटोरियल, और इस तरह से जो ऊपर वाली 4 सेल है, नीचे वाले 2 टायर्स बन गए, ऊपर वाली एक लेयर बन गई, नीचे वाली एक लेयर बन गई, इस टाइप का जो डिवीजन होगा उसको हम कहेंगे रेडियल क्लीवेज। इसके एग्जाम्पल्स हैं ड्यूटेरोसोम्स, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकोडेट्स एंड सेफेलोपोडेट्स। ठीक है, ड्यूटेरोसोम्स, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकोडेट्स एंड सेफेलोपोडेट्स। पहला मेरिडोनियल, दूसरा इक्वेटोरियल, 4 सेल स्टेज, और 4 सेल स्टेज के बाद में 8 सेल स्टेज, जिसमें 4 ऊपर 4 नीचे 2 टायर्स बन जाएंगे, 2 अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी सेल की, आपस में सारी सेल कनेक्टेड रहेंगी। दूसरा है बायलैटरल क्लीवेज। बायलैटरल क्लीवेज में क्या होगा, 2 मेरिडोनियल डिवीजन होंगे, बस एक मेरिडोनियल, 2 मेरिडोनियल, 4 सेल स्टेजेस आ जाएंगी। इसके जो एग्जाम्पल है वो है ट्यूनिकेट्स, सेफेलोपोड्स और सेफेलोपोड्स। एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, सेफेलोपोड्स में ट्यूनिकेट्स एंड सेफेलोपोड्स। थर्ड एग्जाम्पल है वो स्पाइरल। देखो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन या हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ठीक है, क्लीवेज। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से तिरछा डिवीजन हो रहा है, स्फेरिकल यानी कि स्पाइरल शेप में डिवीजन हो रहा है। इस तरह से पूरा तिरछा कटेगा, ये है तो इसको इस तरह से डिवीजन कर दो। कोई एक जैसे मान लो एक सेल है इस तरह से है, तो आप इसको इस तरह से काट दो, वो स्पाइरल डिवीजन। स्पाइरल नाम से ही पता चल जाएगा, जिसमें ये तिरछे जो डिवीजन होंगे, स्पाइरल शेप में जो डिवीजन होंगे, तो इसे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एंड 8 सेल स्टेज। देखो सेल स्टेज में तो कोई डिफरेंस नहीं है, 2, 4, 8, लेकिन जो डिवीजन का तरीका है वो अलग हो जाएगा। स्पाइरल शेप कट लगेंगे इसमें, एग्जैक्टली लॉन्गिट्यूडिनल या फिर हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, तिरछे कट लगेंगे, जैसे ऑब्लिक जैसे बोलते हैं ना, इस तरह से वैसे कट लगेंगे। एस्के हेलमिंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्स्का, लेकिन मोल्स्का में भी ऑक्टोपस नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रख लेना। ऑक्टोपस एग्जाम्पल नहीं है इसका। लास्ट है रोटेशनल क्लीवेज, सॉरी रेशनल क्लीवेज। जो रेशनल क्लीवेज है उसमें देखो सेल थी या जाइगोट, ये जाइगोट है भाई सारे, क्योंकि क्लीवेज हम पढ़ रहे हैं तो हमें जाइगोट के अंदर ही पढ़ना है। ये जाइगोट है, इसमें पहला डिवीजन तुम्हें दिख ही रहा है, मेरिडोनियल क्लीवेज हुआ है। फिर देखो 2 सेल बन गई, ए एंड बी। पहली सेल के अंदर इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा, जो पहली सेल बनी है उसमें इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा ए सेल के अंदर, ये फास्ट होगा। बी सेल के अंदर मेरिडोनियल क्लीवेज होगा, ये स्लो होगा। तो तुम्हें देखो 2 सेल इस तरह से है, 2 सेल है तो 4 सेल स्टेज है, तो यहाँ पर भी 4 सेल स्टेज, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन तुम्हें और यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या होंगे मैं दिखा नहीं सकती, सिर्फ एक दिखा सकती हूँ। दूसरा इस तरह से पीछे की साइड से, पहला कट इस तरह से लगेगा तो दूसरा इस तरह से लगेगा। तो अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, ऊपर से, तो एक कट इस तरह से, दूसरा कट इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन ये है एक्चुअली दोनों क्या मेरिडोनियल क्लीवेज, इसमें कोई इक्वेटोरियल क्लीवेज नहीं है। तो हर में 4 सेल स्टेज आ रही है, लेकिन 4 सेल स्टेज डिफरेंट है, हर एक की डिफरेंट है। यही इन क्लीवेजेस की क्या बोल सकते हैं, विशेषता बोल सकते हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हो, कि इस तरह से नॉर्मल जो कट लग रहा है, एक मेरिडोनियल, दूसरा इक्वेटोरियल, 2 सेल ऊपर बनी, 2 सेल ऊपर बनी, ये वाला रेडियल क्लीवेज होगा। अगर हम बात करते हैं बायलैटरल की, तो दोनों ही मेरिडोनियल क्लीवेज होंगे, लंबी लंबी 4 सेल बनेंगे। ठीक है,
स्पाइरल की बात करते तो कट ऑब्लिक लग जाएंगे, एकदम सीधा लॉन्गिट्यूड नहीं होगा, सीधा हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा, ठीक है, कर्व लेके रहेगा, ये स्पाइरल शेप में रहेगा, तो ये 4 सेल बनेंगे। रेशियोनल में भी क्या है, पहला तो मेरिटोनियल ही है, लेकिन जो 2 सेल बनी है एक सेल के अंदर इक्वेटोरियल, दूसरे सेल के अंदर मेरिटोनियल, तो इनके 4 सेल स्टेज चारों की अंतर होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। जिसमें एग्जैक्ट 2 सेल के ऊपर 2 सेल हैं वो है रेडियल क्लीवेज, जिसमें 4 सेल तो है लेकिन चारों सेल मेरिटोनियल क्लीवेज का ही रिजल्टेंट है, मेरिटोनियल क्लीवेज से ही 4 सेल बनी है, वो है बाइलेटरल। जिसमें स्पाइरल शेप में है, मतलब आप देखोगे तो उनमें कट कुछ इस तरह से होंगी, जैसे आपको एक सेल दिखेगी तो इस तरह से कुछ दिखाई देगी, हाँ, पहली ये है, दूसरी ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है, मतलब एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होंगे, इस तरह से एग्जैक्टली नहीं होंगी, कर्व लेके रखेंगी तो वो हो जाएगा तुम्हारा स्पाइरल। और रेशियोनल क्लीवेज तुम्हें दिखाई दे ही रहा है किस तरह से है, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। तो ये है चारों, इनको भी नोट कर लो तुम। रेडियल, बाइलेटरल, स्पाइरल एंड रेशियोनल क्लीवेज में 4 सेल स्टेज जब आएगी, चारों की अंतर होगी, चारों की जो 4 सेल स्टेज है वो अलग अलग टाइप की होंगी, तो आप देख के इजिली बता सकते हो कि कौन सा क्लीवेज है। ओके, लास्ट जो टाइप रह गया है क्लीवेज का वो है ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ प्लास्टोमेयर। हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, जो इनडिटर्मिनेंट टाइप का जो फेट है वो प्रेजेंट होगा ह्यूमन के अंदर, या फिर हाँ बताया था मैंने, और जो डिटर्मिनेंट होगा वो इनके अंदर एस्केरिस टेंटेलम में प्रेजेंट होगा। देखो, फेट ऑफ प्लास्टोमेयर डिटरमाइन आफ्टर लॉन्ग टाइम, या फिर आप सीधा ह्यूमन भी लिख सकते हो। इनका जो ब्लास्टोमियर का जो फेट है वो लंबे टाइम के बाद में डिटरमाइन होगा, इनका पहले ही डिटरमाइन हो जाएगा। इस कंडीशन में ट्विंस पॉसिबल है, इस कंडीशन में ट्विंस पॉसिबल नहीं है, और दोनों की एग्जांपल्स आपको दिखाई दे ही रहे हैं, प्रोटेरोजोम ह्यूमन एंड एस्केरिस टेंटेलम। अब देखो कैसे, जैसे मान लो हमने बोला कि ह्यूमन के अंदर फर्स्ट क्लीवेज होगा आफ्टर 30 आवर्स, सेकेंड क्लीवेज होगा आफ्टर 40 आवर्स, एंड जो थर्ड क्लीवेज होगा आफ्टर 72 आवर्स, एंड आफ्टर 72 आवर्स 8 सेल स्टेज कंडीशन आएगी। वो 8 सेल स्टेज कंडीशन है वो 16 सेल स्टेज कंडीशन में चेंज हो जाएगी, 16, 32, 32, 64, ऐसे कंटिन्यू आगे चलते रहेंगे। जैसे जैसे आगे आगे स्टेजेस चलती रहेंगी वैसे वैसे इनका जो ये इनडिटर्मिनेंट टाइप का जो ये कैरेक्टर है वो कम होता जाएगा। अर्ली स्टेजेस में ये इनडिटर्मिनेंट फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे कि मैं बात करूं, आफ्टर 72 आवर्स इसमें कितनी बन जाती हैं, 8 सेल स्टेज कंडीशन आ जाती है ना। ठीक है, अगर मान लो इन 8 सेल में से 7 सेल एक जगह हो गई, 7 सेल्स हैं वो अलग हो गई, कोई एक सेल है वो इनसे अलग हो गई, ठीक है, कोई एक सेल है वो इनसे अलग हो गई, तो ये एक सेल क्या कर सकती है, कैन फॉर्म होल न्यू ऑर्गेनिज्म। ये सातों सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाएगी और ये एक सेल मिलके क्या करेगी, एक अकेली एक नई ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेगी। इसका मतलब इनमें ये जो 8 सेल स्टेज कंडीशन होगी ह्यूमन के अंदर वो टोटीपोटेंट सेल होती है। टोटीपोटेंट सेल मतलब पूरा का पूरा ह्यूमन बनाने की कैपेसिटी रखें, ऐसी सेल को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। तो ये जो सेल स्टेज होगी ये टोटीपोटेंट सेल होगी। समझ में आया। लेकिन यहां पे क्या होगा, मान लो इसके अंदर यही 8 सेल स्टेज है और यहां पे ये 7 सेल अलग रह गई, कोई एक सेल है वो अलग हो गई, तो ये जो सेल है ये कोई एक पार्ट का फॉर्मेशन कर सकती है। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाने का एम्ब्रियो नहीं बना सकती, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इन सेल का फेट पहले ही डिसाइड हो गया।
ये जो 8 सेल स्टेज आ रही थी उससे बनते बनते ही ये डिसाइड हो गया कि आपको हाथ बनाना है, पैर बनाना है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, कुछ भी बनाना है, ठीक है। तो मान लो ये वो सेल है जो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये वहां का कोई पार्ट बना सकती है, लेकिन ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेल अलग हुई है ये पूरा का पूरा ह्यूमन बना सकती है। डिपेंड करता है ये सेल स्टेज, ये जो सेल है ये कब सेपरेट हुई है। ये 16 सेल 32 सेल स्टेज में जाके सेपरेट हुई होती तो उसके पास उतनी कैपेसिटी होती ही नहीं कि पूरा ह्यूमन बना ले। टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी पर्टिकुलर स्टेज तक ही होती है। ऐसा नहीं है कि आज तो अपना हाथ काटोगे पूरा ह्यूमन बन जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब हम तो पूरे मैच्योर हो चुके हैं। ये 8 सेल स्टेज वो कंडीशन है जहां पर 8 सेल टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी रखते हैं। अगर 8 सेल अलग हो जाए तो 8 नए ह्यूमन फॉर्म हो सकते हैं, 8 एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। 8 एम्ब्रियोज है जो इम्प्लांट कर जाएंगे फीमेल के यूट्रस में जाके, ठीक है। तो ये होगा अर्ली डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेंट टाइप में, और इनडिटर्मिनेंट टाइप में लेट डिटर्मिनेशन। तो जब तक टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी होगी तब तक अगर सेल अलग होगी तो पूरा ह्यूमन एम्ब्रियो फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इनमें टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी अर्ली स्टेजेस में खत्म हो जाती है। जैसे जैसे सेल डिवाइड करेंगी वैसे वैसे उनका फेट डिसाइड हो जाएगा। तो ये क्या करेंगी, अगर कोई सेल अलग होगी तो वो एक पर्टिकुलर पार्ट बना पाएगी जिस पार्ट से रिगार्डिंग वो सेल थी या रिलेटेड जो सेल थी, पूरा का पूरा ह्यूमन एम्ब्रियो नहीं बना पाएंगी। यहाँ पर क्लीवेज खत्म हो चुका है। हमने प्लेन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन पढ़ लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे पढ़ लिया, फिर हमने 4 टाइप पढ़े थे, और फिर ये जो लास्ट टाइप है ये है फेटोप्लास्टोमियर। यहाँ पर क्लीवेज खत्म हो गया है। नाउ हम सेकेंड स्टेज शुरू करेंगे, दैट इज मोरुला। आप इसको नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट है मोरुला। इट इज सॉलिड बॉल ऑफ 8 to 16 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज 8 सेल स्टेज तक हमें पता है कैसे आ गया था। थर्ड क्लीवेज हुआ था तो 8 सेल स्टेज आ गई थी। अब 8 सेल स्टेज के बाद की स्टेज हम पढ़ रहे हैं, वहां तक क्लीवेज था। उसके बाद जो स्टेज शुरू हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे मोरुला। तो थर्ड क्लीवेज कंप्लीट हुआ था, तो फोर्थ डे क्या बन जाएगी, मोरुला बन जाएगी। इट इज सॉलिड बॉल ऑफ 8 to 16 सेल स्टेज। इस तरह से 8 से 16 सेल एकदम पैक होती हैं, सॉलिड बॉल जैसी स्ट्रक्चर होगी। इट लुक्स लाइक मलबेरी, हेंस इट इज कॉल्ड मोरुला। मलबेरी सबको पता है, ये सैतूत या मलबेरी जैसी शो होती है, जैसी दिखती है, इसलिए इसको मोरुला कहेंगे। इट प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब। जो मोरुला है वो जाइगोट के बाद बनती है, यानी कि जाइगोट में 3 क्लीवेज होने के बाद बनती है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, फैलोपियन ट्यूब में ही प्रेजेंट होगी। अभी हम डायग्राम बनाएंगे ब्लास्टुला कंप्लीट करने के बाद, तब पता चलेगा इसकी लोकेशन। जोना पेलुसिडा इसे इंटैक्ट रहेगी, जोना पेलुसिडा हटेगी नहीं, क्योंकि जोना पेलुसिडा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती है। मोरुला फॉर्म 4th डे ऑफ प्रेगनेंसी, चौथे दिन 4th डे पे क्या बन जाएगी, मोरुला बन जाएगी। 3 क्लीवेज हो जाएंगे 3 डे में, तो 4th डे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको मोरुला कहेंगे। वो 8 to 16 सेल स्टेज होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, मलबेरी जैसी दिखती है। जोना पेलुसिडा इस पे इंटैक्ट रहती है और इसका फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, मोरुला के बाद की जो स्टेप है वो है ब्लास्टुला, और हमने बोला था ब्लास्टोसिस्ट भी बोला था। तो इट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट इन मार्सुपियल्स लाइक कैंगारू एंड ह्यूमन, ठीक है। मार्सुपियल्स में, ह्यूमन के अंदर इसको ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, एक सिस्ट कैविटी बन जाती है, जिसकी वजह से इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इन अदर एनिमल दिस स्टेज इज नोन एज ब्लास्टुला। अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करें, मार्सुपियल्स या ह्यूमन के अलावा, यूथेरियन एनिमल्स या मैमल्स इसमें आएंगे, तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या होगी, ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगी, सॉरी ब्लास्टुला कहलाएगी दूसरों के अंदर, दूसरे एनिमल्स के अंदर। अब देखो कैविटेशन, कैविटेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। में इसका डायग्राम इधर बना रही हूं। जैसे ये थी मोरुला 16 सेल स्टेज, तो 16 सेल के बाद में क्या आएगा, 32 सेल स्टेज। तो आप ये ले सकते हो 16 to 32 सेल स्टेज। एक्चुअली ये 120 सेल स्टेज तक चलने वाली है। तो यहाँ पर जैसे ही सेल डिवाइड करेंगी तो ये सेल्स है कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती है, कुछ पेरिफेरल साइड में अरेंज हो जाएंगी। क्यों अरेंज हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले तो ये देख लो, तो फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट।
आफ्टर 32 सेल स्टेज कैविटी का फॉर्मेशन होगा। 32 सेल, ये 16 से 32 सेल के बाद में 32 सेल स्टेज के बाद में कैविटी बनेगी। वो कैविटी कैसे बनेगी? यूट्रस के अंदर यूटेराइन मिल्क है, वो यूटेराइन मिल्क माइग्रेट करना शुरू कर देगा इस सॉलिड वॉल, इस 32 सेल स्टेज वाली वॉल के अंदर। जैसे ही वो माइग्रेट करेगा तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए होगी, तो क्या करेगा, जो सेल्स उनके बीच में जगह बनाएगा। जगह बनाते बनाते वो सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक तो ये पेरिफेरल सेल और एक यहां पर होंगी सेल का गुच्छा, इस तरह से। ठीक है, कैसे बनी ये जो कैविटी बनेगी, इसको आपने क्या कहा है, ब्लास्टोसील कहा है। यहां पर कैविटी का फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे ही आसपास जो यूटेराइन मिल्क था, वो यूटेराइन मिल्क है, वो अंदर जाना शुरू कर देगा इस 32 सेल स्टेज वॉल के अंदर या इस 32 सेल स्टेज के अंदर। तो जाकर वो एक छोटी सी कैविटी बना लेगा। ये कैविटी धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, तो एक बीच में एक बड़ी सी कैविटी बन जाती है। ये कैविटी वो जो 32 सेल स्टेज वाली कंडीशन थी, उसको 2 लेयर्स में क्या बोलते हैं, 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहां पर 2 लेयर, एक तो ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर है। समझ में आ गया? फिर देख लो, यूटेराइन मिल्क था, वो अंदर गया इस 32 सेल के अंदर, तो इसने सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 लेयर, एक ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर। जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं इनर सेल मास। ट्रोपोब्लास्ट लेयर बन जाएगी और इनर सेल मास बन जाएगी। ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, ये एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगी। ये या तो प्लेसेंटा का फॉर्म, प्लेसेंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो प्लेसेंटा को फॉर्म करने वाली, ठीक है। दूसरा हार्मोन सिक्रेट करेगी, जो प्रेगनेंसी इंडिकेटर हार्मोन होगा, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और ये जो इनर सेल मास के सेल्स है, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो फॉर्म करेगी। तो ये है ब्लास्टुला। अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं ये पॉइंट लिखवाऊंगी, अभी तुम इसको नोट करो। देखो, ट्रोपोब्लास्ट है वो अरेंज रहेंगी पेरिफेरल साइड में, इनर सेल मास है वो किसी एक पोल पे अरेंज रहेंगी। जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो को फॉर्म करेंगी, और जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में तो पार्टिसिपेट करेंगी नहीं, वो तो पहले ही बता दिया है, बट दे फॉर्म प्लेसेंटा, जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगी, और जो मदर और एम्ब्रियो के बीच में एक बैरियर होगी, एंड प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। तो ये हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी और प्लेसेंटा को फॉर्म करेगी, कौन? ट्रोपोब्लास्ट। जबकि ICM, इनर सेल मास की जो सेल्स हैं, वो पूरा एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे। तो ये तो हो गया ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। हाँ, इसके चारों ओर जोना पेलुसिडा होंगे। ठीक है, ये तो हमने बात करी थी 32 सेल स्टेज या 32 से 64 सेल स्टेज तक की बात हम बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, अब इस जोना पेलुसिडा को रप्चर होना पड़ेगा, जोना पेलुसिडा को हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक जोना पेलुसिडा हटेगी नहीं, तब तक ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बन गई है। ब्लास्टोसिस्ट में भी 16 से 32 सेल स्टेज चलेगी, 32 से 64 सेल स्टेज चलेगी। तो इसको इम्प्लांट भी तो करना पड़ेगा ना यूट्रस में, गर्भ ठहरना भी तो होगा, तभी तो पूरा फिटस एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होगी, फिटस लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, और तब जाके कहीं पे एक पूरा का पूरा ह्यूमन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेल या फीमेल जो भी है। ठीक है, तो जब तक ध्यान रखना, जब तक जोना पेलुसिडा इस स्ट्रक्चर के चारों ओर होगी, ये इम्प्लांट नहीं करने देगी। इसलिए इम्प्लांटेशन के लिए सबसे जरूरी है कि इस जोना पेलुसिडा को हटाया जाना। तो जोना पेलुसिडा 2 तरीके से हट सकती है, मतलब इसमें 2 अलग अलग प्रोसेस होंगी। एक तो यूटेराइन मिल्क है, वो कुछ प्रेशर जनरेट करेगा अंदर से ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर। ठीक है, यूटेराइन मिल्क कुछ प्रेशर जनरेट करेगा ट्रोपोब्लास्ट के अंदर, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा जोना पेलुसिडा पे, तो जोना पेलुसिडा रप्चर हो जाएगी। लेकिन सिर्फ अकेले यूटेराइन मिल्क से ही जोना पेलुसिडा अलग नहीं हो जाएगी, इसके लिए कुछ और प्रोसेस है जो कि ये ट्रोपोब्लास्ट करेगी। देखते हैं क्या है। जोना पेलुसिडा का अलग होना
और उसमें से इस ब्लास्टोसिस्ट का बाहर निकलना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैचिंग। जैसे अंडा फूट के उसमें जो भी चिक होता है, चूजा जो भी होता है वो बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं ना हैचिंग। तो ये समझ लो कि जोना पेलुसिडा है वो जब तक नहीं टूटेगी तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो इम्प्लांटेशन के लिए हैचिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट मतलब जोना पेलुसिडा का टूट जाना किसी एक पॉइंट से, किसी एक कॉर्नर से, और उसी कॉर्नर से पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकल जाएगी। 64 से 128 सेल स्टेज पर यानी कि डे 5th पर हैचिंग होगी। 4th डे पे क्या बना था, मोरुला बना था। 5th डे पे क्या बना था, ब्लास्टोसिस्ट बना था। और 5th डे पर ही क्या हो जाएगी, हैचिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेल डिवाइड करेंगी फटाफट फटाफट। तो इस तरह से हैचिंग की प्रोसेस होगी। इसमें क्या होगा, जोना पेलुसिडा रप्चर हो जाएगी एक पॉइंट से। दूसरा फैक्टर कौन काम करेगा, ट्रोपोप्लास्टिक एंजाइम्स। यूटेराइन मिल्क ने प्रेशर जनरेट किया, फेयर इनफ, लेकिन उससे इतना प्रेशर नहीं जनरेट हो पाता कि जोना पेलुसिडा को तोड़कर ही बाहर आ जाए। तो इसके लिए क्या होगा, जो ट्रोपोप्लास्ट लेयर है वो कुछ एंजाइम्स भी सिक्रेट करेगी। वो एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे, एक पॉइंट पे से इस जोना पेलुसिडा को तोड़ देंगे। जैसे ये जोना पेलुसिडा है, ये अंदर ट्रोपोप्लास्ट लेयर है, आउटर इनर सेल मास है। तो अब क्या होगा, एक पॉइंट से ये टूट जाएगा। जब एक पॉइंट से टूटेगा तो अब ये जो ट्रोपोप्लास्ट लेयर थी ये इस तरह से हैचिंग हो जाएगी। अब ये बाहर निकलना शुरू कर देगा पूरा ब्लास्टोसिस्ट। जब ये बाहर निकल जाएगा तब इसके ऊपर कोई जोना पेलुसिडा नहीं होगी। जैसे ही जोना पेलुसिडा हटेगी, ये स्ट्रक्चर यूट्रस में आ चुकी है, तो ये सीधी जाके यूट्रस की वॉल्स में इम्प्लांट कर जाएगी। इम्प्लांटेशन के लिए भी ट्रोपोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला तो ट्रोपोप्लास्ट का रोल क्या है, हैचिंग में ये जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगी इसके एंजाइम्स, ताकि हैच हो जाए, ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकल जाएगा। दूसरा क्या करेगी, इस ट्रोपोप्लास्ट सेल लेयर के अंदर कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल मतलब भक्षण करने वाली, मारकर खाने वाली। तो यूट्रस की कुछ सेल्स को वो फैगोसाइट कर देंगी, मार देंगी, उनको खा जाएंगी। तो खा जाएंगी, मार देंगी मतलब वो वाला पोर्शन खाली हो गया, वहां की सेल्स हट गई। जैसे ही वहां की सेल हटेंगी तो ये ट्रोपोप्लास्ट जाके वहां पर फिट हो जाएगी। इस ब्लास्टोसिस्ट को, ये हमने जो स्टेप्स पढ़ी थी, हमने ब्लास्टोसिस्ट के बाद तो इम्प्लांटेशन पढ़ा था ना, एंड इम्प्लांटेशन के बाद हमने गैस्ट्रुलेशन पढ़ा था। तो हमें ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो स्टेप पढ़नी है वो इम्प्लांटेशन पढ़नी। देखो हमने कौन सी पढ़ ली है वहां पर, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। देन हमने कौन सी स्टेप पढ़ ली थी, इंसेमिनेशन, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई। फर्टिलाइजेशन थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गई। मोरुला फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गई। ब्लास्टोसिस्ट ये 5th स्टेप चल रही है। इसके जस्ट बाद में 6th स्टेप आ जाएगी, दैट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में आएगा गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के बाद में पूरा जेस्टेशन पीरियड चलेगा, फिर पार्चुलेशन, फिर लैक्टेशन। तो इस स्टेप के बाद में तो हमारे पास टोटल 4 स्टेप ही बच जाती है, फिर ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हैचिंग हुई है, ध्यान रखना 64 से 128 सेल स्टेज पे हैचिंग होगी। हैचिंग के लिए क्या होगा, ट्रोपोप्लास्ट लेयर की जो सेल है वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करेंगी। ये एंजाइम इस जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट कर देंगे किसी एक पॉइंट पे से, किसी एक एंड पे से। जहां से डाइजेस्ट किया है वहीं से ये ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा, ट्रोपोप्लास्ट की सेल्स फ्री हो चुकी हैं। अब वो क्या करेंगी, यूट्रस की सेल्स को ईट कर लेंगी, खा लेंगी, फैगोसाइटोसिस करेंगी वहां पे, और जितनी दूर में उन्होंने सेल्स को खाया है उतनी दूर में जाके फिर ये फिट कर लेंगी। जैसे ही इन्होंने इस ब्लास्टोसिस्ट को फिट कर लिया, यूट्रस की वॉल्स में जाके इन्वेट कर गई, एम्बेडेड हो गई, उसको बोल देंगे हम इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये वाले और कुछ इन्फॉर्मेशन है, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट है जोना पेलुसिडा का हम रोल देख लेते हैं। जोना पेलुसिडा क्या करेगी, प्रिवेंट प्री मैच्योर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। प्री मैच्योर इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने का काम करती है जोना पेलुसिडा। ठीक है, अगर जोना पेलुसिडा पहले ही रप्चर हो गई, जैसे हमने बोला कि जब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर पहुंच जाएगा तब जोना पेलुसिडा रप्चर होगी। जब तक फैलोपियन ट्यूब में स्ट्रक्चर रहेगी तब तक जोना पेलुसिडा रप्चर नहीं हो सकती है, क्योंकि जहां पर जोना पेलुसिडा रप्चर हुई वहां पर तो ट्रोपोप्लास्ट की सेल ने क्या कर लिया, एम्बेडेड कर दी, जाके
घुस गई यूट्रस की वॉल्स में। ठीक है, अगर ये जोना पेलुसिडा पहले रप्चर हो गई तो जहां पर रप्चर होगी वहीं पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। याद रखना, जोना पेलुसिडा के रप्चर के बाद जैसे ही हैचिंग होगी वैसे ही वो स्ट्रक्चर इम्प्लांट कर लेगी। सबसे पहले उसका काम ही होगा इम्प्लांटेशन करने का। तो जोना पेलुसिडा प्री मैच्योर इम्प्लांटेशन को रोकती है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन, जिसको निडेशन भी बोलते हैं, और ब्लास्टोसिस इनटू एंडोमेट्रियम। ये जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन मतलब यूट्रस की वॉल के अंदर जाके ब्लास्टोसिस्ट का एम्बेडेड कर जाना, धस जाना। कैसे, वो हम पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे, बट मैं फिलहाल सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो या तो 6th डे के एंड तक या तो 7th डे पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा। 4th डे पे मोरुला बनी थी, 5th डे पे ब्लास्टोसिस्ट बनी थी, 6th डे या 7th डे, 6 या 7 डे में से इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो हम ये सोचो, अब ये सोचो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 दिन के अंदर अंदर तो इम्प्लांट भी कर जाता है, गर्भ ठहर जाता है विद इन 7 डेज। 1 वीक लगता है गर्भ को ठहरने में। ठीक है, तो ये इम्प्लांटेशन। अब देखो, हम जो बात कर रहे थे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हमने क्या बोला, अगर जोना पेलुसिडा प्री मैच्योर अगर पहले ही रप्चर हो जाएगी तो फिर जो प्रेगनेंसी होगी उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जैसे ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर मान लो मोरुला है, इसके ऊपर जोना पेलुसिडा है, ये यहाँ पर आई। मैं अभी जस्ट इसके बाद वो डायग्राम बनाऊंगी ही। ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये जोना पेलुसिडा है। अब ये जोना पेलुसिडा यहाँ पर रप्चर कर गई तो ये जाके यूट्रस की वॉल में इस तरह से एम्बेडेड कर दिया। ये तो है नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारा मोरुला स्टेज है जिसके ऊपर जोना पेलुसिडा है, यहाँ पर ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, लेकिन अगर यहाँ पर ये जोना पेलुसिडा हट गई तो ये यहाँ पर ही इम्प्लांट कर जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मान लिया कि पहले कुछ महीनों में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एम्ब्रियो बहुत छोटा है, लेकिन जब वो फिटस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ेगी, यूट्रस तो क्या है, यूट्रस की वॉल्स तो है कि कितना भी स्ट्रेच कर लो, जब 3-3 बच्चे एक साथ पैदा हो सकते हैं, उन 3 बच्चों को बेयर कर सकती हैं, इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है यूट्रस की। तो तुम ये सोचो, ये फैलोपियन ट्यूब तो पतली सी ट्यूब है, इसके अंदर जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा तो उस पर प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर को बेयर नहीं कर पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फैलोपियन ट्यूब की वॉल फट जाएंगी। तो वो फीमेल मदर के लिए भी और बच्चों के, बच्चा तो फट ही गई तो बच्चे के तो आस ही छोड़ दो ना, वो तो होगा ही नहीं। मदर के लिए ये डेंजरस हो सकती है क्योंकि पॉइजन फैलने की इसमें संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज पॉइजनस, क्योंकि जब देखो जैसे ही फटा तो ये तो यहाँ की वॉल सारी रप्चर कर गई, दूसरा एम्ब्रियो तो डेड ही कर जाएगा। तो इतनी डेड मटेरियल्स को एक साथ फीमेल की बॉडी के अंदर रखना, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम तक, थोड़े टाइम के लिए रहेगा तो भी अंदर क्या हो जाएगा, जहर फैल जाएगा, पॉइजन हो जाएगा, जिसकी वजह से फीमेल की भी, मदर की भी डेथ हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसीलिए पहले चेकअप करवाए जाते हैं। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो इनिशियल चेकअप करवाने जाती है, तो सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो सही जगह पर हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो यूट्रस, और यूट्रस में भी कहां पर, इस तरह से हो सकता है ना, जैसे ये यूट्रस है, यहाँ पर ये सर्विक्स रीजन है, कभी कभी क्या होता है इम्प्लांटेशन यहाँ पर हो जाता है, ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ही इंक्लूड होगा। क्योंकि अगर यूट्रस के लोअर पोर्शन में जाके इम्प्लांटेशन हुआ है तो एक तो देखो यहाँ पर इम्प्लांटेशन होना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा सबसे पहला वजन स्फिंक्टर पे, स्फिंक्टर नो डाउट वजन को बेयर करते हैं, वो हमने बोला था कि ये इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर्स होते हैं, लेकिन एकदम स्फिंक्टर के ऊपर ही बच्चा है तो कितने दिन तक बेयर करेगा, वो स्फिंक्टर खुल जाएंगे और अबॉर्शन हो जाएगा, नेचुरली अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इंक्लूड किया जाता है, और ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी। अगर यूट्रस में थोड़ा सा अपर साइड, स्लाइटली अपर साइड में यूट्रस के अगर प्रेगनेंसी स्टेबल हुई है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी के अलावा ये वाली प्रेगनेंसी है, ये वाली प्रेगनेंसी है, तो डॉक्टर पहले ही अबॉर्ट करवा देते हैं उस बच्चे को, क्योंकि फीमेल के या फिर मदर की जान पे खेलना जरूरी नहीं है, क्योंकि ना तो ये प्रेगनेंसी स्टेबल रहने वाली है, और इसमें भी बहुत एक्सट्रीम ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है, देखो
लोअर पोर्शन यानी कि एकदम ओस के पास है कि मिड से थोड़ा नीचे है। अगर मिड से थोड़ा नीचे रहेगा तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको वजन नहीं उठाना है, क्योंकि वजन उठाओगे तो प्रेशर पड़ेगा तो ये जो ऑस है ये खुल जाएंगे, स्फिंक्टर खुल जाएंगे और बच्चा बाहर, मतलब अबॉर्शन हो जाएगा। तो ऐसी फीमेल्स में जहां पर इम्प्लांटेशन लोअर यूट्रस में हुआ है, वहां पर अगर एकदम एक्सट्रीम लोअर है तब तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि फीमेल वजन ना उठाए, ज्यादा चले फिरे नहीं और उसमें वो 9 मंथ सर्वाइव करवा सकती है अपने बच्चे को, तो फिर उस टाइम उसको रहने दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कहाँ पर है। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, ये दोनों एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चक्कर में या फिर केस में डॉक्टर्स हमेशा उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट ही करवा देते हैं। तो ये है पूरा ब्लास्टुलेशन कंप्लीट हो गया। इम्प्लांटेशन, एक्चुअली इम्प्लांटेशन में हम पूरी मैकेनिज्म देखते हैं आगे की किस तरह से इम्प्लांट होता है। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ यही बताया कि कौन से डे से कौन से डे पे होगा। लेकिन ये पढ़ने से पहले अब हम ये जितने भी डायग्राम हैं वो सारे देखेंगे कि कहाँ से किस तरह से क्या क्या स्टेजेस चलती हैं। आप इसको नोट कर लो पहले। ओके, देखो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा जो मैं अभी बता रही थी कि हमने जो भी स्टेजेस पढ़ी हैं, जाइगोट से लेके ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन एंड देन इम्प्लांटेशन, तो इस हम पूरी स्टेजेस को एक डायग्राम के अंदर देख लेंगे। ठीक है, तब तक आपको ये पूरा नोट कर लिया है एनसीईआरटी से प्लस नोट्स में से, ये सारा का सारा आप रेडी कर लीजिएगा कल तक।